सो फैन जरा ऑफ कर दो पीछे का। सही आ रहा है योगेश? चलो बेटा, ओके बेटा। तो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कल हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये ख़त्म कर लिया था। आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड और साइड फोर्सेस। मैंने फ़ैन बंद करने को कहा, अच्छा नीचे से बंद होगा। चलो तो आओ जरा बेटा देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। और उसके बाद आपको मंडे से आपका चालू हो जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। सो व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड? उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया था बाई लैटिमर एंड रोडेबस। लैटिमर एंड रोडेबस ने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया था। एंड व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? इट इज सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको देखते हैं। मान लो ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिससे कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिव की, हमने एक ट्रिक बताई थी, फ़ोन कॉल है ब्रो काशी से PB सिंधु का। है तो सारे नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ लेना है फ़ोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और यहाँ पर भी होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होना क्या है। तो देखो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसी ना किसी के साथ तो जुड़ा ही होगा, इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए जरा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, बगल में रखा है दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जब मैं लास्ट ईयर पढ़ाता था तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी बताता था। जैसा कि आप जानते हैं उतना एडवांस पढ़ने की हमें इस साल ज़रूरत नहीं है, तो जितना अपन का NCERT में है उससे 10-20% ज़्यादा पढ़ना है। अपन तो पढ़ाते थे NCERT से 100 गुना 100% ज़्यादा, उसकी ज़रूरत नहीं है। जितना NCERT में लिखा है उससे 10-20% ज़्यादा पढ़ना, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सोचो जरा, सोचो हाइड्रोजन पर और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ये जो चार्ज है ये जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज़्यादा होगा, दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी उतना ज़्यादा होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल FH एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, राइट। OH एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, और NH एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है। अगर मैं आपसे पूछूं इनका स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, तो कोई भी बता देगा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, चार्ज का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, सो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ज़्यादा होगा। इसलिए दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस इज मच मोर स्टेबल देन दैट। बात क्लियर हो गया? अच्छा, अब सोचो अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन ये बना दूं, सोचना जरा, FH और यहां पर मैं F माइनस रखूं, तो जरा सोचना इसकी तुलना में यहां पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा स्ट्रांग होगा या वीक होगा? ऑफ कोर्स स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? इट्स वेरी सिंपल डियर, यहां पर जो चार्जेस हैं वो पार्शियल हैं, एम आई राइट? जबकि यहां पर देखिए एक तो पार्शियल है, एग्री, लेकिन दूसरा क्या हो गया? फुल। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत ज्यादा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएंगे। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, बगल में दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, उनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, लिख सकते हैं ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा सवाल कराते हैं। तुम लोग क्यों लिख रहे हो? बाद में पढ़ना। तो तुम तो अभी IUPAC पढ़ रही होगी ना? ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा होगा आपको, थोड़ा उधर खिसक जाओ। ओके डियर, लिख लिया बेटा आप लोगों ने? चलिए हटा दूं, इसको हटा दूं। अच्छा, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं इसको हटाता हूं और एक छोटा सा प्यारा सा बिल्कुल मेरे जैसा एक क्वेश्चन कराते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन, मैं 4 ऑप्शन दूंगा, हर ऑप्शन में 2-2 मॉलिक्यूल लिखे होंगे। आपको यह बताना होगा किस ऑप्शन में दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इट्स अ वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिव से कोवेलेंट बॉन्ड से H जुड़ा होना चाहिए, बगल में दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, उनके बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का। मैंने ऑप्शन दिया NH3 एंड NH3, B NH3 एंड CH4, बहुत ही पॉपुलर सवाल है। वाटर एंड से ईथर, और मैंने दिया HCl एंड HCl, मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल ईथर एंड ईथर, और से मैंने एक और बना दिया वाटर एंड एल्कोहल, राइट। अब अपन को पता करना था इनमें वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इट्स वेरी सिंपल, अपन को 2 चीजें देखनी है। फोन से H जुड़ा होना चाहिए और बगल में दूसरा फोन होना चाहिए, तो बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए फोन से H जुड़ा है, बगल में दूसरा फोन है, यस, इनके बीच में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, यस हो सकता है। यहां पर देखिए फोन से तो H जुड़ा हुआ है, लेकिन बगल में कोई फोन नहीं है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, राइट। फोन से H जुड़ा हुआ है, बगल में दूसरा फोन है, इसके H और इसके O के बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यस, ये भी पॉसिबल है। फोन है ही नहीं और फोन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात ही नहीं उठती, इसलिए ये भी बेकार हो गया। यहां पर देखिए फोन तो है, लेकिन फोन से जुड़ा डायरेक्ट हाइड्रोजन
नहीं है। फोन से सी जुड़ा है, 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 फोन से जुड़ा एच नहीं है, इसलिए यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां पर देखिए फोन से एच जुड़ा, बगल में दूसरा फोन है, यस, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो बहुत ही आसान होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहचानना। फोन से जुड़ा हो एच और बगल में होना चाहिए दूसरा फोन, इनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो ये हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं डियर, ये एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और 10-20% ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? आगे बढ़े। आओ, अभी देखो क्या यार, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये दो प्रकार के, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ओके, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो बेटा आपको मैं बताऊं ना, इंटर का मतलब ही होता है दो लोगों के बीच में। इंटर का मतलब बेटा दो लोगों के बीच में। इंटर का मतलब ही होता है दो लोगों के बीच में। मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है तो उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा आप पढ़ोगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो इंटर कहेंगे, और एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो इंट्रा कहेंगे। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 एग्जाम्पल मैं आपको इसके बताता हूं, या देखिएगा। पहला एग्जाम्पल दैट इज वाटर। वाटर, ये देखिए, आपको मालूम है वाटर पर कितने लोन पेयर होते हैं? 2। तो ये रहा है वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल। ये देखिए वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एंड सो ऑन। आप देखिए फोन से जुड़ा है एच, बगल में रखा दूसरा फोन, इनके बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड। फोन से जुड़ा है एच, बगल में रखा है दूसरा फोन, इनके बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? आप देख सकते हैं ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Got it? So what is this? This is between two molecule. So we say intermolecular hydrogen bonding. Right? अब सुनना जरा मेरी बात। अगर मैं यहां पर देखूं तो ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? 2। देखना, एक एच ने एक वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, दूसरा एच दूसरे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक लोन पेयर यहां से जुड़ा पानी के साथ, तो दूसरा लोन पेयर दूसरे पानी के एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 4। 2 विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 1 molecule of water can form maximum 4 hydrogen bond। बेटा बोलो कितने? मैक्सिमम 4। बट रिमेंबर in vapor phase no hydrogen bond, but remember in vapor phase no hydrogen bond। अरे हुजूर एक बात बताओ, वेपर क्या है? वेपर बोले तो गैस,
और गैस में मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, 0। भाई कोई चीज गैस में बदलेगी ही तब जब उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं, तभी तो वो गैस में बदलेगा। अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो काहे का गैस, फिर तो वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा। गैस में तो कोई भी फोर्स नहीं लगता ना। तो ये अपने आप आपको समझना चाहिए। अगर वेपर फेज में बात करी जाए तो किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए 0 हाइड्रोजन बॉन्ड इन वेपर फेज। ये जो हम लोग बोलते हैं कि एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये लिक्विड फेज में हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, पहला एग्जांपल समझ में आ गया। मैं इसको हटा रहा हूं, हटा दूं बेटा, आप लोगों ने लिख लिया? हटा रहा हूं भाई, ठीक है। चल दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल हो गया वाटर का, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 वाटर कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 with the help of 2 hydrogen and 2 with the help of 2 lone pairs, right? Next, दूसरा एग्जांपल है अमोनिया। देखिए ये रहा आपका अमोनिया, एक लोन पेयर होगा। अमोनिया का पहला मॉलिक्यूल, अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल, अमोनिया का तीसरा मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फोन से जुड़ा है H, बगल में रखा हुआ है दूसरा फोन, इनके बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, समथिंग लाइक दिस। ये आगे जाएगा और ये इस प्रकार से पीछे जाएगा। आपको जैसे मैंने वाटर के बारे में एक एक्स्ट्रा बात बताई कि 1 वाटर कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया के बारे में भी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बात बताता हूँ कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया मॉलिक्यूल अरेंज लीनियरली। आप देखिए कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, एक चेन दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रही है? एक चेन दिखाई पड़ रही है। सो अमोनिया मॉलिक्यूल अरेंज लीनियरली। मैं यहां पर आपको एक बात और बताता हूं, आपको अच्छी लगेगी। देखिए ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैं अब बोलने जा रहा हूं वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक ऐसे ही बनाया हुआ हल्का फुल्का पॉइंट है। ठीक, सुनना मेरी बात, बनाया हुआ पॉइंट है, समझना। अगर कोई आपसे कहे कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हो सकता है आपको फील आ रहा हो कि 3 H से बना लेगा और एक लोन पेयर से बना लेगा। आपको लग रहा होगा 4 बनाएगा। नहीं, तो समझिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरा बनाया हुआ फंडा है। H और लोन पेयर, उसमें से जिसकी वैल्यू कम हो, आपने मोल पढ़ा होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा ये कौन डिसाइड करता था? लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जिसका अमाउंट कम हो। बस वही फंडा यहां लगा दो। H और लोन पेयर में जिसका नंबर कम हो वो डिसाइड करेगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जैसे 3 H है, एक लोन पेयर, कम कौन है? एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर से बनेगा, एक H से बनेगा, तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। खत्म होगी बात। जैसे मान लो अपन बात करें वाटर। अब सवाल आया वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? देखना 2 H है और 2 लोन पेयर, तो दोनों ही लिमिटिंग है, तो दोनों H भी इन्वॉल्व होंगे और दोनों लोन पेयर भी इन्वॉल्व होंगे। कितने बनेंगे? 4। ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखते हैं आपको कुछ समझ में आया। अगर देखते हैं HF, F के पास कितने लोन पेयर? 3। बताओ कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 2। क्यों? एक H है और 3 लोन पेयर, तो लिमिटिंग कौन हो गया? H। तो एक H से बनेगा और एक ही बनेगा लोन पेयर से। कितने बनेंगे? 2। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं आपको समझे कि नहीं समझे। मान लो अगर मैं आपसे कहूं, चलो समझ गए होगे, ठीक है, तो इससे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अमोनिया मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। गॉट इट डियर? एक वाटर कितने बनाएगा? 4, एक अमोनिया से 2। ओके, तीसरा हम लोग देखेंगे।
HF में देख सकते हैं, यस, HF, 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 HF। उम्मीद करते हैं दिखाई पड़ गया होगा। देखिए, फोन से जुड़ा H, बगल में दूसरा फोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोन से जुड़ा H, बगल में दूसरा फोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोन से जुड़ा H, बगल में दूसरा फोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से अमोनिया लीनियरली अरेंज हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF जो होता है वो जिग जैग पैटर्न में अरेंज होता है। कैसे बेटा? जिग जैग पैटर्न में अरेंज्ड इन जिग जैग पैटर्न। ओके, तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, HF मॉलिक्यूल अरेंज्ड इन जिग जैग पैटर्न। इस प्रकार से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल कराए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है, राइट। अच्छा, आओ अब मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर में कुछ और बताता हूं, सुनना। मैं लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे कुछ और भी एक बताया था, लेकिन ज़रूरत उसकी अगेन मैं बोल रहा हूँ नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो दूसरे नोट्स बनाएंगे। लास्ट ईयर के नोट्स काफ़ी एडवांस थे, काफ़ी बड़ी थ्योरी थी हमारी। हमने उसको क्या किया है, कट शॉर्ट किया है अकॉर्डिंग टू नीट 2020 को देखते हुए। ओके, तो अपन को क्या करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्या ज़्यादा बार पढ़ना है। ओके, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा बार पढ़ना है। और ज़्यादा बार अपन तभी पढ़ पाएंगे जब नोट्स थोड़े से छोटे हो, है ना। ओके, सो अब मैं यहां पर आपको क्या बताना चाहता हूं, सुनना सोचो। इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। जब ढेर सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए तो जाहिर सी बात है उनका मॉलिक्यूलर वेट सडनली बढ़ गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर वेट सडनली इंक्रीजेस? कह सकता हूं ना। ओके, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, सुन लीजिए बेटा पहले, कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण लाखों हजारों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे उनका मॉलिक्यूलर वेट एनॉर्मसली बढ़ जाता है, सडनली बढ़ जाता है। आप मुझसे भविष्य में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होता है उस लिक्विड को वेपर में बदलना उतना ही मुश्किल होता है। क्यों? जो जितना ज़्यादा भारी होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है, और अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसको वेपर में बदलना उतना ही मुश्किल। उतना ही मुश्किल का मतलब है कि आपको उसको उतना ही ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब हाई टेम्परेचर पर जाकर वो वेपर में बदलेगा। कहने का मतलब, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप हमसे पढ़ोगे इन द चैप्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी सिर्फ मोटे मोटे बुद्धि में आप इतना समझ लीजिए, लिक्विड का वेपर में बदलना जिस टेम्परेचर पर होता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। आप समझेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, अच्छा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो उसको वेपर में बदलना मुश्किल। मुश्किल का मतलब गर्म करना पड़ेगा ज़्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। आप हमसे पढ़ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं, समझेंगे चीज़ों को। ठीक, मैंने अभी भी बोला कि इंटरमॉलिक्यूलर के कारण मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, वेपर में बदलने की टेंडेंसी कम हो गई। केमिस्ट्री की भाषा में वेपर में बदलने की टेंडेंसी केमिस्ट्री की भाषा में कहलाती है वोलेटिलिटी। 2 बार बोलो, वोलेटिलिटी। 2 बार बोलो, वोलेटिलिटी। व्हाट इज वोलेटिलिटी? हिंदी में बताओ,
वेपर में बदलने की टेंडेंसी को कहते हैं वोलेटिलिटी। तो वो क्या हो गई बेटा, बोलो, कम। तो क्या मैं लिख सकता हूं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। गॉट इट? बिल्कुल आराम से धीमे से समझना। आज मतलब सोच लो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, हजारों मॉलिक्यूल जुड़ गए, ओके, मॉलिक्यूलर वेट अचानक से बढ़ गया, ठीक है भाई, साइड फोर्सेस बढ़ गए, ठीक है भाई, वेपर में बदलने की टेंडेंसी मतलब वॉलेटिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। जब वेपर में बदलने का टेंडेंसी कम हो गया, वोलेटिलिटी कम हो गया, तो हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट सुना बेटा, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यही वो केस है जिसके कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सुनिएगा जरा, सब लोग समझाएंगे। आपको मालूम है लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक कंपाउंड ही वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, फिर भी शक्कर पानी में घुल जाती है। दारू भी पानी में मिलकर एक पैग बना लेता है। व्हाट इज दारू? दारू इज अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो आखिरकार मेरे भाई, तू तो कोवैलेंट था, तू पानी में कैसे घुल सकता है? तो उसने बोला, भाई परेशान मत हो, वो होता ये है कि हम पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये अल्कोहल जो है पानी में घुल जाता है और एक पैग बन जाता है, जिसको पीने के बाद अक्सर लोग अगले दिन नाली में औंधे मुंह दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो किसने घोला? हाइड्रोजन बॉन्ड घोला। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, हम कह सकते हैं उसका सॉल्युबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। गॉट इट? रटेंगे नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट एंड लास्ट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, विस्कोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, विस्कोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। अब तुम सोच रहे होगे ये विस्कोसिटी क्या, मुझे भी नहीं आता है, एक्चुअली ये फिजिक्स का टॉपिक है। मुझे इतना आता है कि विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपाहट। क्या मतलब होता है विस्कोसिटी का? चिपचिपाहट, दैट्स इट। जैसे जैसे एथिल अल्कोहल, समझेंगे, लिखेंगे नहीं, समझेंगे। ये रहा एथिल अल्कोहल, ये रहा ग्लाइकॉल, लिखना नहीं है, हम बाद में खुद लिखवाएंगे, और ये रहा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरीन, जो सर्दियों में मम्मी लोग घर पे बना देती हैं और हम लोग अपनी स्किन पर लगाते हैं ताकि हमारी स्किन मॉइस्चर बना रहे, वो सूख ना पाए। आपने देखा होगा एथिल अल्कोहल पानी के तरीके लिक्विड होता है, ग्लाइकॉल थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होता है, और ग्लिसरीन को कभी देखना ये सेमी सॉलिड होती है। क्या होती है? क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कम, यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उससे ज्यादा, और यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं चिपचिपाहट बढ़ती जा रही है, विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है। सो दिस वन हमारी बात समझ में आ रही है? तो क्या याद करते हैं कुछ? जो याद करता है बेटा ध्यान रखना, सिलेक्शन से वो धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। इसलिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में याद नहीं करना है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हुआ होगा। ओके डियर, तो आप चाहो तो अब लिख तो दिया ही है, तो लिख लो एग्जाम्पल, ये भी डाल ही लो क्या जा रहा है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑर्डर। अब जब मेहनत हमने कर ही दी है, ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ओके, सो ठीक है बेटा, दिस इज अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम लोग को बेटा क्या पढ़ना है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो अब बेटा हम लोगों को जो है पढ़ना है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अभी हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर देखा, जब दो मॉलिक्यूल के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्ड बना था तो वो इंटरमॉलिक्यूलर था। अब हम लोग को पढ़ना है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब होता है विद इन ए मॉलिक्यूल। इंट्रा का मतलब क्या है? विद इन ए मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। और जानते हो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए बेटा इसको हम लोग चिलेशन भी कहते हैं। बेटा बोलो क्या कहते हैं? चिलेशन, ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन, ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा सुनना बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आप लोग इसको जानते हो, दिस इज वॉट, दिस इज फिनॉल। बेटा बोलो क्या है? फिनॉल। कोई प्रॉब्लम? इसकी फिनॉल, अच्छा आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, बेंजीन में जब किसी ग्रुप को लगा देते हैं तो अगल बगल वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। बेटा बोलो क्या कहलाती है? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के बगल वाली कहलाती है मेटा पोजीशन और मेटा के बगल वाली कहलाती है पैरा पोजीशन। ठीक है, तो आप जानते हैं बेटा मैंने क्या किया, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया। बेटा किसको लगा दिया? नाइट्रो ग्रुप को। अब जरा देखो, ध्यान से देखो, तो इसका बेटा नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ओके, ध्यान देखना बेटा, फोन कॉल से एच लगा है और बगल में दूसरा फोन कॉल है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चिलेशन क्यों कह रहे हो? आप देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं चिलेशन। ठीक है, अच्छा एक बड़ा इसका एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। जैसे देखो बेटा Cl3 CHOH का होल ट्वाइस। ध्यान से देखो बेटा सब लोग कैसे लिखेंगे? CCl3 CHOH का होल ट्वाइस, और इसे कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट। बेटा बोलो क्या कहते हैं? क्लोरल हाइड्रेट। ध्यान सुने बेटा, देखिए वैसे तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है वो फोन होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो भी फोन होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बट ध्यान रखना, क्लोरल हाइड्रेट इकलौता ऐसा केस है जहां पे Cl भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये भी होता है, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो इकलौता केस है जहां पे Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ये देखिए यहां तो मामला ठीक था, फोन से जुड़ा हुआ था H, लेकिन बगल में फोन की जगह पे कॉल आ गया, क्लियर? Cl आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये भी पर्याप्त है, पर आपको जान की खुशी होगी Cl के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाला ये इकलौता केस है। इसका नाम होता है क्लोरल हाइड्रेट, द ओनली एग्जाम्पल वेयर क्लोरीन शोस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट के बारे में एक बात बेटा मैं और भी बताता हूं। क्या? क्लोरल हाइड्रेट इज द ओनली स्टेबल जेमडाइऑल। देखिए बेटा ओनली वर्ड सही तो नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके एक कार्बन पे 2 OH होते हैं, फिर भी वो स्टेबल होते हैं, लेकिन वो ज्यादा है, आपको पता पढ़ना नहीं है। आप इतना दिमाग लगा के रखिए कि क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा जेमडाइऑल है। जेमडाइऑल का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पर 2 OH हो। हाशिए पे पहले लिखिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं, लफड़ा हो रहा है बीच में। हाशिए पे लिखिए, देखिए बेटा एक कार्बन पर जब 2 OH होते हैं तो इसे कहते हैं जेम डाइऑल, पहले ये समझो। और ये जो बेटा जेम डाइऑल होते हैं ये बेटा अनस्टेबल होते हैं। बेटा क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तुरंत क्या होता है बेटा, इनके अंदर से इस प्रकार से
वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक वैलेंसी कार्बन की खाली हुई, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली हुई, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया और इस प्रकार से ये कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। ओके बेटा, तो ध्यान रखना जेम डाइऑल यूजली बेटा अनस्टेबल होते हैं, वाटर को लूज करते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए क्लोरल हाइड्रेट देखिए जेम डाइऑल है, एक ही कार्बन पर 2 OH है, उसके बावजूद भी ये पानी को लूज नहीं करेगा, उसके बावजूद भी बेटा ये स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि ये दोनों OH जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज हो रहे हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल 2 बातों से बहुत ही महत्वपूर्ण बनना है। पहली बात हो गई कि ओनली एग्जाम्पल वेयर क्लोरीन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी बात हो गई जेम डाइऑल होने के बावजूद भी ये स्टेबल है। ये दोनों बातें इस एग्जाम्पल को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती हैं। याद रखिएगा क्लोरल हाइड्रेट CCl3CHOH का होल ट्वाइस, जहां बैठे हो बोलो CCl3CHOH का होल ट्वाइस क्लोरल हाइड्रेट। ओके बेटा, अच्छा भाई अब सुनना बेटा, अब सुनना, यहां पर देखो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए नाम क्या पड़ता है? चिलेशन। अच्छा बेटा अब सुनना, अब सुनना बेटा, जब हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर पढ़ा तो वहां पे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे थे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, वोलेटिलिटी घट रही थी। लेकिन चिलेशन के कारण क्या हुआ? एक ही मॉलिक्यूल आपस में गुत्थमुत गया और इसने दूसरे मॉलिक्यूल से अपने रिलेशन क्या कर दिए? खत्म कर दिए। मतलब ये आइसोलेट हो गया। पहले दूसरों के साथ इंटरेक्शन था भी, लेकिन इस चिलेशन के कारण ये आपस में ही संतुष्ट हो गया और दूसरों से इसने अपने रिलेशन क्या कर दिए? खत्म कर दिए। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो गया तो वोलेटिलिटी बढ़ गया। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, वोलेटिलिटी को हिंदी में बोलो वेपर में बदलने की टेंडेंसी। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहां से हमें सीखने को क्या मिल गया? यहां से हमें सीखने को क्या मिल गया कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल क्या करता है? दूसरे मॉलिक्यूल से अपने इंटरेक्शंस खत्म कर देता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शायद मैंने इंटर वाले में सिर्फ बोल दिया था, लिखवाया नहीं था। आप लिख लीजिए, वोलेटिलिटी का मतलब होता है वेपर में, बोलो बेटा, बदलने की टेंडेंसी। ओके, राइट। So this is about the intermolecular and intramolecular hydrogen bonding। ठीक है बेटा, चलिए आपने दोनों पढ़ लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, राइट। तो आइए अब नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी और यही सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग भी होगी, एप्लीकेशन। देखिए पहला एप्लीकेशन लिखते जाइए, साथ में समझाता जाऊंगा, धीरे धीरे लिखेंगे। बोरिक एसिड पॉलीमराइजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लोगों ने बोरिक एसिड को सुना होगा, कई बार आ चुका होगा। व्हाट इज बोरिक एसिड? बोरिक एसिड इज BOH का होल थ्राइस। यही तो बेटा बोरिक एसिड होता है। तो बोरिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज कर सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो बोरिक एसिड पॉलीमराइजेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पहला एप्लीकेशन हो गया, हटा दे बेटा इसको। अच्छा भाई, बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की। दूसरा एप्लीकेशन तुम लोग बायो में भी पढ़ते हो क्या?
लिखेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बायो में भी आपने पढ़ा होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होता है? तो यहां पे कपड़ा तो नहीं है, एक रुमाल है, उससे दिखा दे रहे हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, तो एक क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है। क्या होगा? छोटे छोटे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते चले गए तो एक पॉलीपेप्टाइड क्या बन गई, चेन बन गई। अब सुनना, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड की क्या हो गई, चेन। अब इस पॉलीपेप्टाइड की चेन को क्या करना है हमको, कॉइल। क्या करना है, कॉइल करना है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है। सोचो मैं इस रुमाल को कितना भी ऐंठ दूं, कितना भी ऐंठ दूं, छोड़ोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या करें हम, क्या करें हम, इसको ऐंठें और ऐंठने के बाद बीच बीच में टाँकी मारते जाएं, सुई धागा से बीच बीच में टाँकी मारते जाएं, तो ये परमानेंट ऐसा ही इठा रहेगा। यस, वही टाँके का काम करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। तीसरा बेटा एप्लीकेशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? तीसरा एप्लीकेशन हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। लिखेंगे KHF2 exist but other KHX2 does not exist. KHF2 exists but other KHX2 does not exist. Again the reason is hydrogen bonding. कैसे? देखो, आपको मालूम है HF और ये रहा दूसरा HF। आपको मालूम है कि HF में क्या पॉसिबल है, HF में पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्ड। पॉसिबल है, फोन कॉल से जुड़ा है H, बगल में है दूसरा फोन कॉल। और ये भी मालूम है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बहुत ही स्टेबल होगा। ये इतना स्टेबल होता है बेटा कि HF के दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज कर जाते हैं और ये डायमर के फॉर्म में पाए जाते हैं H2F2 के लिए। आप सोच के बताओ, क्या HCl, HBr और HI इनमें से किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं। क्या उनमें से कोई भी डायमर के फॉर्म में पाया जाएगा? नहीं। ठीक है, तो डायमर के फॉर्म में सिर्फ कौन पाया जा रहा है, HF। ये जो डायमर है ये अपने अंदर से एक H+ को लूज करके अपना एक एनायन बना लेता है HF2-। ओके, तो आप बताओ, जो इस प्रकार का आयन बनाएगा वही तो इस प्रकार का सॉल्ट बनाएगा। क्या दूसरे हेलोजन एसिड इस प्रकार का एनायन बना सकते हैं? नहीं। इसलिए दूसरे हेलोजन एसिड इस प्रकार का सॉल्ट नहीं बना सकते, राइट। तो सिर्फ KHF2 क्यों बनता है? क्योंकि HF डाइमराइज कर जाता है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, चौथा बेटा एप्लीकेशन क्या देखेंगे? चौथा एप्लीकेशन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड डाइमेराइजेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट से फैमिलियर हैं, जिनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक CCl4, CS2 और बेंजीन। तो एसिटिक एसिड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइमराइज कर जाता है। कैसे डाइमराइज करता है? अगेन द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मुझे हटाना पड़ेगा, आप लिख लो। लिख लिया?
हटा दो इसको, आओ इसी के नीचे बनाना आप लोग, ठीक है। देखना एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH, ध्यान दो। तो CH3COOH, सुनना बेटा, ये एसिटिक एसिड है। इस समय इसका मॉलिक्यूलर वेट है 60। अभी रिसेंटली आपने मोल कॉन्सेप्ट में ये सब सीखा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया। बेटा बोलो किस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया। क्या होगा, इसमें इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और ये डायमर के फॉर्म में आ जाएगा। और अगर ये डायमर के फॉर्म में आ गया तो जाहिर सी बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल हो जाएगा 120। अब क्वेश्चन ये है कि ये डायमर के फॉर्म में कैसे आ गया, तो जरा ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इधर देखो, CH3COOH, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल CH3COOH, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने आप समझ गए होंगे। फोन कॉल से H लगा, बगल में दूसरा फोन कॉल, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोन कॉल से H लगा, बगल में दूसरा फोन कॉल, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस इज द डायमर स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप जानते हो बेटा, अगर आप इसको पानी में घोल दोगे तो पानी में घोलने पे डायमराइज नहीं होगा, पानी में घोलने में तो ये आयोनाइज हो जाएगा, ये टूट जाएगा, एसीटेट आयन और H+ आयन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको पानी में घोलेंगे, अगर आप इसको पानी में घोलेंगे तो ये डायमराइज नहीं होगा, फिर तो ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू एसीटेट आयन प्लस H+ आयन। ओके, तो डायमराइज किस में होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कितने पॉइंट हो गए बेटा, 4। क्या मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, चलिए इसको हटा दो। चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का 5वां बेटा एप्लीकेशन देखो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 साल पहले नीट में आया। अभी अभी आप लोगों ने मुझसे देखा था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखा था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक इसी का आइसोमर होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, देखना बेटा, ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है यहां पर चिलेशन होता है, आपने देखा था। पैरा नाइट्रोफिनॉल में चिलेशन तो पॉसिबल नहीं है, ये दोनों होते एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, इनमें तो मिलन हो ही नहीं सकता। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने देखा था जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट एकदम से बढ़ जाएगा, और जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट एकदम से घट जाएगा। तो आइसोमर होने के बावजूद भी, मॉलिक्यूलर वेट सेम होने के बावजूद भी इनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। आप लोग भविष्य में हमसे प्यूरिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। यही रीजन है कि इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कि स्टीम डिस्टिलेशन से हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया है। हेंस कैन बी सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशन। हम लोग इनको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। चिलेशन के कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, ओके, ये हो गया 5th एग्जाम्पल। नेक्स्ट 6th एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा। 6th एप्लीकेशन है हाइड्राइड ऑफ
हाइड्राइड ऑफ 5th A, 6th A एंड 7th A। चलिए आइए मैं अपने छात्रों को समझाता हूं। 5th A का मतलब है नाइट्रोजन फैमिली, बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। प्लीज सामने देखिए, अभी भी आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, आपको मालूम है 5th ग्रुप के मेंबर 3 बॉन्ड बनाएंगे और अपने ऑक्टेट को पूरा करेंगे। इसलिए जब आप इनका हाइड्राइड बनाएंगे तो कितने कितने हाइड्रोजन अटैच करोगे? 3-3। ठीक है बेटा, ये 5th ग्रुप क्या हो गया। 6th ग्रुप देखो बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरिनियम। 6th ग्रुप के मेंबर 2 बॉन्ड बनाते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो कितने कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे? 2-2। ओके, ये रहे 7th ग्रुप के मेंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 7th ग्रुप के मेंबर 1 बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे? 1। HCl, HCl, HBr और HI। ठीक, अब देखो यूजली बेटा, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होता है। अब देखिए, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो इनका एटॉमिक वेट बढ़ेगा। जब इनका एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो इन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो कोई बच्चा भी बता देगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अच्छा भाई, ठीक है, ओके भाई। अब सुनना, अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तीनों ग्रुपों के जो फर्स्ट हाइड्राइड है, इन सभी फर्स्ट हाइड्राइड में पॉसिबल है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सहमत हो कि नहीं हो? ये तीनों ही एग्जांपल मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर में कराए। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो इनके सैकड़ों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, मॉलिक्यूलर वेट एकदम से भयंकर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट भी एकदम से बढ़ गया। ये ध्यान रखिएगा बेटा, 5th ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर सिर्फ 2 कदम आगे जाता है, लेकिन 6th ग्रुप और 7th ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाता है कि ये अपने ग्रुप में मैक्सिमम हो जाता है। बेटा बोलो, क्या हो जाता है? मैक्सिमम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, तो मैंने कैसे समझाया आपको कि वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, लेकिन तीनों ग्रुपों के जो फर्स्ट हाइड्राइड हैं उनमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है कि ये 2 कदम आगे आ जाता है और ये दोनों मैक्सिमम हो जाते हैं। आप जानते हैं यही तो बेटा कारण है, यही तो बेटा कारण है कि 6th ग्रुप और 7th ग्रुप में सिर्फ फर्स्ट 2 मेंबर लिक्विड होते हैं। बेटा क्या होते हैं? लिक्विड। बाकी सारे के सारे मेंबर क्या होते हैं? गैस। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि रूम टेम्परेचर पर ये वेपर में बदल ही नहीं पाते और इनकी नेचुरल फेस क्या होती है? लिक्विड। जबकि बाकी सबके सब क्या होते हैं? गैस। ध्यान रखिएगा, ये तीनों गैस हैं, ये तीनों कैसे हैं? गैस हैं, और इधर ये तीनों कैसे होंगे? गैस। लेकिन 5th ग्रुप में बेटा सबके सब कैसे होते? गैस। ओके, तो चलिए आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या एप्लीकेशन देखा, ध्यान से फिर सुन लो। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट 2 कदम आगे जाएगा, वाटर और HF का तो सबसे आगे चला जाएगा। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर और HF लिक्विड होते हैं, बाकी सारे मेंबर जो होते हैं वो गैसियस होते हैं। राइट बेटा, चलो 6वें के बाद पॉइंट नंबर 7 पे जा रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 7 क्या है? देखो बेटा, सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट का मतलब वाटर, एथिल अल्कोहल,
और ईथर। अब ध्यान दें सब लोग, अभी अभी आपने शुरुआत में ये देखा था कि ईथर में फोन तो है लेकिन उससे जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ईथर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ईथर से ज़्यादा हो जाते हैं। सवाल है वाटर और अल्कोहल में कैसे कंपेयर करें, तो ध्यान रखिएगा वाटर में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 बनते हैं। इसलिए ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। राइट, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है, क्योंकि ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, और वाटर का अल्कोहल से ज्यादा क्यों है, ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है लिक्विड फेज में, गैस फेज में तो एक भी नहीं होंगे, है ना। 7वें के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 बेटा बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जरा इसको भी देखिएगा। क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। यही तो कारण है कि आइस को अगर हम पानी के ऊपर फेंकते हैं तो बर्फ जो होती है वो पानी पर तैरती रहती है। रीजन क्या होता है, आइस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होता है। अब सवाल ये है कि आइस का डेंसिटी कम क्यों होता है, तो आइए आपको समझाते हैं, समझिएगा सब लोग मेरी बात। देखना, तुम लोग क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना। एक कटोरा लेना, भीख नहीं मांगनी है, कटोरे में पानी भरना और उसको फ्रिज में रख देना। इधर देखो, ये कटोरा है, इसमें आपने ऊपर तक पानी भर दिया, ठीक, बिल्कुल ऊपर तक। जब आप इसको देखोगे ना तो बिल्कुल समतल होगा। जब आपने फ्रीजर में रखा, 2 घंटे बाद निकाला, ये बर्फ में जम गया। कभी ध्यान से आपने देखो, आई एम डैम श्योर देखा होगा, जब बर्फ जमती है ना तो जगह जगह से वो उठ जाती है। क्या जाती है, उठ जाती है। कहने का मतलब सेम मास है, बट फॉर सेम मास वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। राइट, आप इसको नेचुरली देख सकते हैं, घर पर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जब किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फॉर सेम मास उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम। क्यों हो जाएगा कम, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो दोनों का क्या है, सेम। जितना पानी भरा था उतना ही बर्फ जमेगा, तो मास क्या है बेटा बताओ, सेम। तो मास तो हो गया कांस्टेंट, तो जिसका वॉल्यूम होगा ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी कम। तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है इसलिए आइस का डेंसिटी कम होता है। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि आइस का डेंसिटी कम क्यों, तुमने उत्तर दे दिया आइस का वॉल्यूम ज्यादा। तो अब हमने पूछा आइस का वॉल्यूम क्यों ज्यादा, अब उसका उत्तर सुनना बेटा, इसी के नीचे बनाइएगा। आइस का वॉल्यूम क्यों ज्यादा होता है, देखिए बेटा, जब वाटर बर्फ के रूप में जमता है, बेटा किसके रूप में, बर्फ के रूप में जब वाटर जमता है तो होता क्या है, जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये देखो बेटा, HO 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 HO, जब पानी बर्फ के रूप में जमता है, जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बीच में खूब बड़े बड़े रिक्त स्थान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा बोलो, रिक्त स्थान, एम्प्टी स्पेस बन जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ओपन केस
structure in ice. ओपन केज स्ट्रक्चर इन आइस। आप देखो बेटा भाई, एक सीधी सी बात है, चार लोग को चिपका के बैठा दो, कम जगह लेंगे, लेकिन हर लोगों के बीच में रिक्त स्थान छोड़ दो तो जगह जगह में बैठेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब बर्फ जो है, पानी जो है बर्फ में जम रहा है, तो चार वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बड़ा बड़ा एम्प्टी स्पेस बन गया, ऐसा लग रहा है खुला हुआ पिंजड़ा। इसे कहते हैं ओपन केज स्ट्रक्चर इन आइस, जिसके कारण आइस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। कोई डाउट है बेटा? चलिए बेटा, तो इस प्रकार से 8वां एप्लीकेशन आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसको हटा रहे हैं। लास्ट बेटा एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, ध्यान दो, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको मैं अगले पेज पे बताता हूं। ठीक है, अगले पेज पे एक पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा, एक पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा। आप इसको तो जानते होंगे, ये क्या होता है, एथिलीन होता है। अभी रिसेंटली आप लोग पढ़ेंगे, सोमवार से आप लोग पढ़ेंगे IUPAC, तब आप लोग पढ़ेंगे ये बेटा क्या होता है, एथिलीन होता है। अच्छा सुनना बेटा, हम लोग क्या करें, एथिलीन के दोनों H हटाकर एक एक H हटाया और एक एक COOH लगा दिया। ठीक है, देखो बेटा, CH डबल बॉन्ड CH, COOH एक यहां लगा दिया और COOH एक यहां लगा दिया। ये बेटा कहलाता है मैलेइक एसिड, और यही बेटा कहलाता है फ्यूमेरिक एसिड। ओके बेटा, ध्यान रखना बेटा सब। मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक्चुअली में दोनों के फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक्चुअली में दोनों के फार्मूले सेम होते हैं। अंतर बेटा बस इतना होता है, या आप लोग भविष्य में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, कि मैलेइक एसिड इज ए सिस फॉर्म और फ्यूमेरिक एसिड इज ए ट्रांस फॉर्म। अब जो बच्चे फ्रेशर्स हैं वो सोच रहे होंगे सर ये सिस और ट्रांस का मतलब क्या होता है। वैसे डिटेल में पढ़ोगे आप जब आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, अभी फिलहाल आप लिखिए, अभी मैं समझाता हूँ। हाशिए पे लिखिएगा ये पॉइंट कहाँ लिखिएगा, हाशिए पे लिख लीजिएगा। एथिलीन से 2 H हटाए और एक एक COOH लगा दिया, इसी को कहते हैं मैलेइक एसिड, इसी को कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, मैं वापस से अपने उस पेज पे आ रहा हूं, बेटा लिख लिया। अच्छा अब देखना, आप समझो, देखना मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में अंतर क्या है। मैंने अभी भी बताया मैलेइक एसिड इज ए सिस फॉर्म एंड फ्यूमेरिक एसिड इज ए ट्रांस फॉर्म। इसका मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, अभी देखो। सिस फॉर्म का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों COOH एक ही डायरेक्शन में होंगे, और ट्रांस फॉर्म का मतलब यह होता है कि दोनों जो COOH हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनना, सुनना ना मेरी बात। फ्यूमेरिक एसिड जब अपने अंदर से एक H+ को लूज करता है, फ्यूमेरिक एसिड जब अपने अंदर से एक H+ को लूज करता है, तो ये जो एनायन बनता है, दिस anion get stabilized by चिलेशन। ओके, फोन कॉल से H लगा, बगल में दूसरा फोन कॉल। अच्छा भाई, जबकि बेटा फ्यूमेरिक एसिड जब अपने अंदर से एक H+ को लूज करता है, तो आप बताओ क्या ये जो एनायन बना ये चिलेशन से स्टेबलाइज हो सकता? नहीं हो सकता, जबकि ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड बाय चिलेशन।
स्टेबलाइज्ड बाय जिलेशन। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में कई बार मुझसे पढ़ा, कोई चीज किसी डायरेक्शन में तभी जाती है जब उस डायरेक्शन में जाने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। आप देखिए, मैलिक एसिड H+ को लूज करके स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड H+ को लूज करके स्टेबलाइज नहीं हो रहा। मतलब मैलिक एसिड अपने H+ को जल्दी निकालना चाहेगा, फ्यूमेरिक एसिड अपने H+ को जल्दी निकालना नहीं चाहेगा। जो जितनी जल्दी H+ को निकालता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो हम कहेंगे कि मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्यूमेरिक एसिड। आप भविष्य में हमसे एक चीज पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट से। बेटा बोलो किससे? आयोनाइजेशन कांस्टेंट से। तो ध्यान रखना बेटा, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी ज्यादा। पहला H निकाल रहे हो या दूसरा? पहला वाला, तो इसे कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि मैलिक एसिड का पहला H+ ज्यादा तेजी से निकलता है, मतलब मैलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, मतलब Ka1 ऑफ मैलिक एसिड इज मोर देन Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। तो नीचे लिखेंगे thus Ka1 ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ओके, इस प्रकार से बेटा मैं कह सकता हूं कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया? खत्म हो गया। जब आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना पढ़ लें तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहले रिवाइज करेंगे। ठीक है? खैर, अब मैं आपको ये सब खत्म कर चुका हूं। हम लोगों ने शुरुआत किया था आयनिक बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये खत्म हो गया। अब जानते बेटा, इनके अलावा भी कुछ और फोर्सेस होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, लेकिन होते हैं। हमें उन फोर्सेस को भी पढ़ना है। तो लास्ट पॉइंट फॉर द चैप्टर, फ्यू साइड फोर्सेस, एंड साइड फोर्सेस आर एक्चुअली वीक फोर्सेस। फ्यू साइड फोर्सेस और वीक फोर्सेस आई। जैसे पहला साइड फोर्स हमारे छात्रों को पढ़ना है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। देखिए बेटा, तो जितने भी बेटा साइड फोर्सेस है ना, जितने भी बेटा साइड फोर्सेस है ना, ये सब के सब अपने नाम से एक्सप्लेन हो जाएंगे। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन का मतलब है इंट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड डाइपोल। आयन का मतलब है कैटायन और एनायन, और डाइपोल का मतलब है पोलर मॉलिक्यूल जिसका नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो ना हो। राइट? इधर देखिए, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन क्या है? ये इंट्रैक्शन लगता है बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, इधर देखो, मान लो एक हमने आयन ले लिया कैटायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है? आप एनायन भी ले सकते हो। और पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है जो डाइपोल के रूप में पाया जाएगा। आप खुद देख सकते हो, बहुत कोई बच्चा भी बता देगा, इसके प्लस और इसके माइनस के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन को कहते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। बहुत ही आराम से हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप किसी भी आयन को अगर वाटर में डालें, किस में डालें बेटा? किसी भी आयन को अगर आप वाटर में डालें, जैसे Na+ को आपने वाटर में डाला, तो ये आयन इस डाइपोल पे अट्रैक्शन लगाएगा, उसे कहेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आप एनायन ले लो, एनायन को वाटर में डाल दो तो यहां पर भी लगेगा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या आपको याद है इसी चैप्टर में आपने पढ़ा,
जब कोई आयन वाटर में जाता है, प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन प्रोसेस। क्यों गिर जाता है? इसी फोर्स के कारण गिर जाता है। जब आयन पानी में जाता है तो पानी होता है पोलर मॉलिक्यूल, आयन मतलब आयन, ये आयन इस डाइपोल पे लगाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और चारों तरफ से वाटर से घिर जाता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। यस, ये कौन सा फिनोमिना है? ये हाइड्रेशन फिनोमिना है। तो कोई आपसे पूछे द कॉज ऑफ हाइड्रेशन इज, आंसर बोलो, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। दिस इज द मेन कॉज ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर बेटा? चल, आफ्टर बेटा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन दूसरा बेटा होता है हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। सब कुछ नाम से समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। साइड फोर्सेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इनमें कुछ पढ़ना नहीं है आपको, सब कुछ नाम से समझ में आ जाता है। ठीक है, देखिए आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन क्या मतलब है, सुनना बेटा। इसका बेटा मतलब ये है कि एक तो हमारे पास आयन होगा, कैटायन और एनायन, समझना, और दूसरा होगा, मैं यहां बना दूं, यहां आप नीचे लिखिएगा, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, इसका पार्ट है ये, ठीक है। एक आपके पास होगा आयन, ठीक है, और दूसरा आपके पास होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब दोनों बेटा क्या होगा, सर मान लो एक आयन है कैटायन, ठीक, और ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल, अब सुना क्या होगा, मॉलिक्यूल का मतलब बीच में न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये कैटायन क्या करता है बेटा, ये कैटायन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करता है। क्या करता है? पोलराइज, जिसके कारण एक तरफ पार्शियल नेगेटिव और दूसरे छोर पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अर्थात इस कैटायन ने क्या किया, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 था, उसमें कुछ देर के लिए इसने एक डाइपोल पैदा कर दिया। तो डाइपोल इसने पहले पैदा किया, डाइपोल पहले इसने इंड्यूस किया, और अब देखिए प्लस और माइनस के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसे क्या नाम दोगे? आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। बेटा बोलो क्या नाम दोगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। पहले उस आयन ने नॉन पोलर को डाइपोल में बदला और फिर उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो इसे नाम देंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ओके बेटा, बात बड़ा क्लियर हो रही है? सुनना बेटा, अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से देखना बेटा। जैसे एग्जाम्पल ले लो हैलाइड आयन, ये तो आयन हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर ये एनायन होता तो, अरे यार अगर एनायन होता तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल कर देता, तो डाइपोल ऐसे पैदा हो जाता, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव में लगता आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ओके, सुनना बेटा, मान लिया कोई एनायन ले लिया X माइनस, हैलाइड आयन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया हेलोजन। हेलोजन नॉन पोलर होते हैं, ये आयन है, तो आयन क्या करेगा, इस नॉन पोलर में पहले डाइपोल पैदा करेगा और फिर इन दोनों के बीच में लगेगा आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, और इस इंट्रैक्शन के कारण ये दोनों आपस में जुड़ के बनाएंगे पॉलीहैलाइड आयन। बेटा बोलो क्या बनाएंगे? पॉलीहैलाइड आयन। तो ध्यान रखिएगा, पॉलीहैलाइड आयन का फॉर्मेशन होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन के कारण। आइए इसको थोड़ा और समझाते हैं। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन को थोड़ा और समझाते हैं। जैसे मान लो ये 3 प्रकार के पॉलीहैलाइड हमने बना दिए। अब मैंने आपसे पूछा इन तीनों पॉलीहैलाइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। अब सुना बेटा, जिन बच्चों ने मुझसे केमिकल बॉन्डिंग में फजन्स रूल पढ़ा है वो बड़े आराम से बता देंगे। याद करिए,
एनायन जितना बड़ा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा तो डाइपोल फॉर्मेशन भी उतना ज़्यादा। आप देखिए ये पोलराइज नहीं हो रहा है, ये इस नॉन पोलर को पोलराइज कर रहा है। सुनना, तो ये X2 जितना बड़ा होगा इसके पोलराइज होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा, तो आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन भी उतना ज़्यादा। आप बताइए सबसे बड़ा हेलोजन F2 होगा कि I2 होगा? I2 ये नीचे है, तो I2 सबसे बड़ा हेलोजन है, तो I2 के पोलराइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो I माइनस और I2 के बीच में लगने वाला आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन उतना ही तगड़ा होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां से यहां पे जाने पर हेलोजन साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा, तो आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो पॉलीहैलाइड की स्टेबिलिटी का राज है आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन आपने देखा, एक आयन होगा दूसरा पोलर मॉलिक्यूल होगा। आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, एक आयन होगा दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। पहले ये आयन नॉन पोलर में डाइपोल पैदा करेगा, इंड्यूस करेगा, फिर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। गॉट इट? ओके, आगे बढ़े बेटा, हटा दें इसको। तीसरा बेटा साइड फोर्स है, तीसरा बेटा साइड फोर्स है डाइपोल इंटरेक्शन। ये सब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, अब तो समझ जाना चाहिए आप लोगों को। दो एग्जाम्पल बता दिए, मतलब पहला मॉलिक्यूल भी डाइपोल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी डाइपोल होगा। ये तभी पॉसिबल है जब पहला भी पोलर मॉलिक्यूल हो और दूसरा भी पोलर मॉलिक्यूल हो। जब दोनों के दोनों पोलर मॉलिक्यूल होंगे, दोनों के दोनों डाइपोल के रूप में पाए जाएंगे, प्लस माइनस, तो इनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे हम लोग कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए? पोलर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल है समझना, जैसे वाटर और एल्कोहल। समझे सब लोग बेटा? वाटर भी पोलर है, एल्कोहल भी पोलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इनके बीच में क्या लगेगा? डाइपोल इंटरेक्शन। अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं? अब कुछ बच्चे सोच रहे हो गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो? अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे तो आपने कहा था कि इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फोन कॉल से H लगा, बगल में दूसरा फोन कॉल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे लाल, मेरे भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली ए टाइप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन। अरे यार एक बात बता, यही तो हाइड्रोजन बॉन्ड था। अब एक बात बताओ, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एक डाइपोल नहीं बन गया? और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एक डाइपोल नहीं बन गया? तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या हम डाइपोल इंटरेक्शन नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसमें हम आपको यही पॉइंट लिखवाना चाहेंगे, यही पॉइंट आप लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड
एक्चुअली ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा। तो वाटर और एल्कोहल में आप हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, डाइपोल डाइपोल भी बोल। देखिए एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल, बट ऑल डाइपोल डाइपोल नीड नॉट टू बी हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, एसीटोनाइट्राइल लोन पेयर है, पोलर होगा, और यहां पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए एसीटोन, लोन पेयर है, पोलर होगा। ठीक है, आप देखिए पोलर पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा, लेकिन क्या इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डाइपोल डाइपोल है, लेकिन सारे डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकते। अभी आपने आईयूपीएसी नहीं पढ़ी है तो बस ये एग्जांपल लिख लीजिएगा, इसके नाम भी बस लिख लीजिए। हम आपको आईयूपीएसी में ये सब सिखाएंगे बेटा, तो इसकी टेंशन मत लेना। ये एसीटोनाइट्राइल है और इसका बेटा नाम है एसीटोन। ठीक है, बस लिख लीजिएगा। इस दो एग्जांपल से मेरे बच्चों को सीखने को मिला कि हाइड्रोजन बॉन्ड आर ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट ऑल डाइपोल डाइपोल जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो। क्लियर? तो ये बेटा क्या हो गया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, मैं आगे बढ़ूं बेटा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ध्यान रखिएगा, हम कीजम फोर्सेस भी कहते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम कीजम फोर्सेस भी कहते हैं। ओके बेटा, नाम से सब पता चलेगा। अब देखते हैं, तुमने अगर ये तीन सीखे, बताओ जरा, बताओ। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, एक होगा आयन, दूसरा होगा पोलर मॉलिक्यूल। आयन इंड्यूस डाइपोल, एक होगा आयन, दूसरा होगा नॉन पोलर। पहले इस नॉन पोलर में डाइपोल पैदा होगा, फिर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल दोनों होंगे पोलर। अगर समझ में आया तो चौथा वाला अपने आप बताना। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या होगा? एक होगा पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर, पहले उसमें डाइपोल पैदा करेगा। ठीक है, तो चौथा वाला हम लोग केस देख रहे हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक मॉलिक्यूल होगा पोलर और दूसरा मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। ठीक है, पोलर का मतलब ये डाइपोल के रूप में होगा और नॉन पोलर का मतलब ये सिमेट्रिकल होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट 0। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। वैसे यहां पे समझाना है, इस डाइपोल का प्लस वाला पार्ट क्या करेगा? जो सिमेट्रिकल तरीके से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ घसीटेगा, तो यहां पर एक डाइपोल जो है वो क्रिएट हुआ। तो पहले इस डाइपोल ने इस नॉन पोलर को डाइपोल में बदला, पोलर में बदला, और फिर इनके बीच में लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल है, वाटर में हम इनर्ट गैसेस को डिसॉल्व करें। बेटा बोलो किसको? इनर्ट गैस। वाटर इज ए डाइपोल पोलर और इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? सिमेट्रिकल। तो इनके बीच में क्या लगेगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब सोचने की बात बेटा ये है, जिस इनर्ट गैस का साइज जितना बड़ा होगा उसकी ऐसे पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन भी उतना ज्यादा। आप बताओ सबसे बड़ी कौन सी इनर्ट गैस होगी? नीचे वाली, जिनन।
तो जिनन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जिनन की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। गॉट इट? तो यहां पर एक बड़ा प्यारा सवाल बनता है, एक बड़ा प्यारा सवाल बनता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन। हीलियम से जिनन की तरफ जाओगे, साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। गॉट इट बेटा? तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन इस प्रकार से बनाया। और लास्ट फोर्स आपके सामने आ रहा है, साइड फोर्सेस में हटा दें, इसका एक नाम और होता है डिवाई फोर्स। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम कीजम फोर्स कहते हैं और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन को हम डिवाई फोर्स कहते हैं। हटा दें। नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑफ कोर्स लास्ट बेटा है लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा केस है। लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स लगता है जब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। ये देखो बेटा, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो इनके बीच में लगता है इस प्रकार से लंदन फोर्स। ओके बेटा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है लंदन फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा है, लंदन फोर्स लग रहा है। बिटवीन हैलोजन मॉलिक्यूल, हैलोजन नॉन पोलर होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। बिटवीन इनर्ट गैसेस भी नॉन पोलर होती हैं, इनके बीच में क्या लगेगा, लंदन फोर्स। और बिटवीन बेंजीन मॉलिक्यूल, सारे एग्जाम्पल आप देख चुके हो, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के बीच में लगता है लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ओके बेटा, सुनना मेरी बात, थोड़ा समझाना पड़ेगा, एनसीईआरटी का पॉइंट है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि जितने एग्जाम्पल आपने अभी तक दिखाए सब में कहीं ना कहीं प्लस और माइनस था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, तो आओ इसको मैं आपको समझाता हूं। एक रस्सी लेना सीधी, उसमें गांठ बांध देना, इस सर्किल टाइप का बन गया, उसको अपने हाथ में ऐसे पहन लेना और घुमाना। जब घुमाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रस्सी सर्कुलर मोशन करेगी, कुछ ऐसे भी क्षण आएंगे जिसमें रस्सी इलिप्टिकल मोशन भी करेगी। हाँ, जब ये मॉलिक्यूल रोटेटिंग फेज में होते हैं, नॉन पोलर है, कुछ पलों के लिए दोनों क्या हो गए, पोलर। और जिस पल ये पोलर में बदले, उस पल इनके बीच में लग गया डाइपोल इंटरेक्शन। फिर क्या हो गए, नॉन पोलर, फिर अलग अलग हो गए, फिर कुछ पल के लिए ये हुए पोलर और इनके बीच में लगा डाइपोल इंटरेक्शन। क्या ये डाइपोल इंटरेक्शन परमानेंट है? नहीं, ये डाइपोल इंटरेक्शन क्षणिक है, कुछ पल लगता है, फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए लंदन फोर्स इस धरती के सबसे कमजोर फोर्स होते हैं।
तो कोई आपसे पूछे लंदन फोर्स क्या है, तो आप कहेंगे कि ड्यूरिंग रोटेशन डाइपोल्स आर क्रिएटेड मूवमेंटरली, कुछ पलों के लिए डाइपोल क्रिएट होते हैं और इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। कुछ क्षणों के लिए लगने वाले इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ही हम कहते हैं लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। तो ये मैं लिखवाना चाहूंगा, हियर डाइपोल आर क्रिएटेड मूवमेंटरली, here dipoles are created momentarily, कुछ क्षणों के लिए डाइपोल जो है वो पैदा होते हैं। यही तो बड़ा कारण है, सोच के बताना बेटा, सोच के बताना। रस्सी का गोला जितना बड़ा बनाओगे घुमाने पर डाइपोल बनने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, और डाइपोल जितना ज्यादा बनेगा लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि लंदन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट? अबे साइज उसी का ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द लंदन फोर्स। सारे साइड फोर्सेस खत्म हो गए हैं, लास्ट के 2 पॉइंट आपके सामने हैं। एक्चुअली बेटा ये लास्ट के सारे पॉइंट एनसीईआरटी से चल रहे हैं। जब से मैंने हेडिंग डाली है फ्यू साइड फोर्सेस, ये सब कुछ चल रहा है फ्रॉम एनसीईआरटी। ये चित्र बने हुए एनसीईआरटी में, ध्यान रखना। ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को कभी छोड़ता नहीं हूं, हमेशा समझाता हूं, रस्सी का एग्जांपल लेके समझाता हूं। ओके बेटा, हो रही बात? अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनना, हटा दे रहे हैं इसको बेटा। अच्छा भाई, लास्ट के 2 पॉइंट और देख लीजिए। पहला पॉइंट है इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सुन लो मेरी बात। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अभी अभी आपने देखा, 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान सुने बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड समटाइम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6। आर क्यूब बेटा तब करते हैं जब दोनों पोलर मॉलिक्यूल स्टेशनरी होते हैं, और आर की पावर 6 तब होता है जब दोनों पोलर मॉलिक्यूल रोटेटिंग होते हैं। यहां पे बेटा आर का मतलब क्या है, ध्यान दो बेटा। एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है, इन्हीं के बीच में लग रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इन्हीं के सेंटर टू सेंटर इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं आर। ओके अंदर बेटा, अगर ये दोनों डाइपोल रुकी हुई अवस्था में है तो आर की पावर 3 करेंगे, और अगर ये रोटेटिंग फेज में है तो आर की पावर 6 करेंगे। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज में डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली है, और रोटेटिंग फेज में डिस्टेंस की पावर 6 के इनवर्सली है। इज इट क्लियर? यहीं पर बेटा एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ लंदन फोर्स। अब देखना, जो समझेगा वो बिना हमको हमारे बताए आंसर बता देगा। देखना, लंदन फोर्स क्या होते हैं? रोटेटिंग अवस्था में कुछ पलों के लिए डाइपोल पैदा होते हैं और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि लंदन फोर्स जो होते हैं वो रोटेटिंग फेज में लगने वाले डाइपोल डाइपोल होते हैं, और रोटेटिंग फेज में इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6। तो लंदन फोर्स में एक ही फार्मूला आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6। ओके बेटा? अच्छा भाई, अब हम लोग बात करते हैं, ये एनसीईआरटी का पॉइंट हो गया। अब हम लोग, जो मैंने कहा था कि 2 ही पॉइंट बताने हैं, लास्ट पॉइंट है
ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। देखिए बेटा, सुनिए, अभी तक आपने कितने बॉन्ड्स पढ़े? आयनिक बॉन्ड पढ़ा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में। ये तो हो गए 3 हमारे मेन फोर्सेस। इसके बाद आपने पढ़ा लिटिल वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद आपने पढ़ा लिटिल वीकर साइड फोर्सेस। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। उसके बाद कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और उससे कमजोर कौन सा होगा? मेटेलिक बॉन्ड। ये तो 3 मेन फोर्सेस हो गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और उससे कमजोर हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे कमजोर हो गया साइड फोर्सेस। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा भाई, अब साइड फोर्सेस में हमारे पास बहुत सारे हैं। अब करो विचार, करो विचार। एक पर फुल चार्ज है, एक पर पार्शियल चार्ज है, एक ये केस है। दोनों पर पार्शियल चार्ज है, एक ये केस है। बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होगा? ऑफ कोर्स फुल और पार्शियल में लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। मतलब आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एम राइट? फिर सोचना, एक ये भी है, ये नॉन पोलर है। मतलब पहले डाइपोल पैदा करो और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओ। तुम बताना, जो परमानेंट डाइपोल है वहां ज्यादा फोर्स लगेगा या जहां पे डाइपोल पैदा करना पड़ रहा है? परमानेंट डाइपोल। तो आयन डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्ग, डाइपोल डाइपोल उससे कमजोर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल उससे कमजोर, और जहां दोनों के दोनों नॉन पोलर है, लंदन फोर, दोनों के दोनों पोलराइज हो रहे हैं, वो सबसे कमजोर। तो क्या मैं यहां पर ये नहीं बना सकता हूं? सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? आयन डाइपोल। फिर बेटा बोलो क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल। फिर क्या हो जाएगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और सबसे लास्ट में बेटा कौन सा आएगा? लंदन फोर्स। अब मैंने देखा कुछ टीचर इसकी ट्रिक बताते हैं, मैं समझ नहीं पाया आज तक ट्रिक बताने की जरूरत क्या है। आप बच्चों को समझाइए ना। मेन फोर्स पहले आ गए आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, फिर आ गया हाइड्रोजन, फिर आ गया साइड फोर्स। साइड फोर्स में यार आयन डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्ग, डाइपोल डाइपोल उससे कमजोर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल उससे कमजोर, और लंदन फोर्स सबसे कमजोर। सो मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, खत्म होता है। राइट? इस लेक्चर का, ये लेक्चर नंबर 9 है, 10 है, 10 है ये। इस लेक्चर नंबर 10 में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साइड फोर्सेस पर क्वेश्चंस की सीट मिल जाएगी। आप उसको लगा के अपने डाउट वीडियो भेज दीजिएगा। आपके पास टोटल 3 सीटें हो गई हैं। एक हो गई है केमिकल बॉन्डिंग सीट नंबर 2, एक हो गई है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग सीट नंबर 2 में था पोलर, नॉन पोलर और बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल बॉन्डिंग सीट नंबर 3 में था आपका एमओटी, और केमिकल बॉन्डिंग सीट नंबर 4 में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गॉट इट बेटा? तो ये तीनों के वीडियो सॉल्यूशन बेटा आपको संडे को प्राप्त हो पाएंगे या मंडे को प्राप्त हो पाएंगे, टू बी फ्रैंक। क्यों ऐसा हो रहा है? अभी डिजिटल बोर्ड जो है मंगाया है वो अभी आ नहीं पाया है, और ऑफलाइन क्लास शुरू होने के कारण ये डिजिटल बोर्ड लगातार बिजी रह रहा है। तो मैं ये वीडियो भी रात के 10 बजे बना रहा हूँ, कोचिंग में अकेले आकर बना रहा हूँ। ठीक है? तो आपको सारे डाउट सेशन प्राप्त होंगे, लेकिन बेटा मंडे को प्राप्त होंगे। ओके? अच्छा, और मंडे को आप लोग का चालू हो जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। राइट? सुनो बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर बार SW देता हूँ।
ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो दिन होगा सैटरडे। क्या होगा? सैटरडे। आपके पास HW हो चुका है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग की सीट लगानी है। आपके पास कितनी सीट आ चुकी हैं? 4। पहले वाले में आयनिक बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी। दूसरे वाले में था डाइपोल मूवमेंट और बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। तीसरे वाले में है MOT, और जो आज पढ़ाया है हाइड्रोजन बॉन्ड और साइड फोर्सेस। आपके लिए काम क्या है? सुन लो मेरी बात। देखिए, एक काम तो ये सब आप लगाते चल रहे हो। जब आप ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको सिर्फ सैटरडे को ये वाली सीट लगानी होगी जिसमें 30-40 सवाल होंगे बस। अच्छा भाई, तो संडे को क्या करोगे भाई तुम लोग? संडे को सुन लो क्या करोगे। तो HW में एक तो बहुत ही छोटा सा काम आपको दे दिया। संडे को तुम लोग क्या करोगे? पीरियोडिक टेबल के पूरे नोट्स रिवाइज करोगे। बड़ा बोलो, किसके? पीरियोडिक। केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करने की क्या जरूरत है? अभी तो पढ़ के तुमने सवाल लगाए हैं। तो संडे को आप लोग पीरियोडिक टेबल के पूरे नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, बढ़िया से पूरे नोट्स। और मंडे को शाम को आपको वीडियो किसका मिलेगा? IUPAC नॉमेनक्लेचर का वीडियो मिलेगा। ओके, और मंडे को ही इन 3 सीटों के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे जो आपने डाउट हमसे पूछे। ओके, सो ओके भाई, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ बने रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू।